गरीबों के मसीहा हैं। जब भी कोई यो काम लेके जाता है उसके लिए वो हर वक्त तैयार रहते हैं, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर हो, चाहे घर पे हो। दोस्तों, अतीक अहमद की मौत के जस्ट बाद भारत में दो तरह के ज्ञानी पैदा हो गए। एक तो वो है जो इसे कंप्लीट लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर मानते हैं। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं, तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। तुम रूल ऑफ लॉ को कमजोर करना चाहते हो, फिर कोर्ट किस लिए है। और दूसरे हैं वो लोग जो इस घटना को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक कॉमन मैन होने के नाते मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सही और कौन गलत है, और इसीलिए मैंने अतीक अहमद के अतीत के बारे में ज्यादा से ज्यादा चीजों को ढूंढने का प्रयास किया। और मैंने जो ढूंढा उसे देखने और सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि हमने इस सर्च में पाया कि अतीक अहमद को डॉन अतीक अहमद बनाने के पीछे हाथ हमारे सिस्टम में मौजूद बड़े बड़े नेताओं का है। अतीक अहमद तो केवल और केवल उनका एक मोहरा था जिसका काम अब खत्म हो चुका था। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये इंसान है कौन जिसकी जर्नी टांगे वाले के बेटे से लेकर एक बाहुबली यानी एक माफिया डॉन से लेकर एक पॉलिटिशियन तक बनी कैसे। ये जानने के लिए हमें अतीक अहमद के अतीत में जाना होगा। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज के चकिया में अतीक अहमद का जन्म एक तांगे वाले के घर में हुआ। अतीक अहमद के पिता फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाया करते थे और अतीक अहमद को अच्छी शिक्षा देना चाहते थे। लेकिन हाई स्कूल यानी 10वीं में फेल होने के बाद अतीक ने पढ़ाई छोड़ दी और जल्द से जल्द अमीर बनने के चक्कर में उसने अपराध की दुनिया में अपना कदम रख दिया। इसके ऊपर पहला केस तब लगा जब ये मात्र 17 साल का था और ये केस किसी छोटी मोटी चोरी का नहीं बल्कि मर्डर का केस था। इस इंसिडेंट के बाद अतीक अहमद का रुतबा काफी ज्यादा बढ़ गया और वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए कोयले की चोरी कराना शुरू कर चुका था। दरअसल ट्रेन के जरिए जब कोयला एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट हुआ करता था तो वो उन्हीं ट्रेनों से कोयला चुराया करता था। इसके बाद इसका साहस इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अब सीधे सरकार को धमकाने लगे ताकि ट्रेन के पार्ट्स बनाने का टेंडर उनके फेवरेट बिजनेसमैन को ही दे ताकि वो अपने इलीगल काम को लीगल तरीके से आसानी से कर सके। उसी दौर में आज के प्रयागराज यानी इलाहाबाद में चांद बाबा नाम के एक बहुत बड़े गैंगस्टर हुआ करते थे जिनके खिलाफ एक्शन लेने से पुलिस भी डरा करती थी। उस समय सरकार एक गैंग को मात देने के लिए दूसरे गैंग को बढ़ावा दिया करती थी और इसी वजह से अतीक अहमद की गैंग पावरफुल हुई, क्योंकि सरकार की मदद मिलना अतीक अहमद की गैंग को शुरू हो चुका था। लेकिन सन 1985 में एक दौर ऐसा भी आया जब पुलिस ने अतीक को हिरासत में ले लिया। सभी को लगने लगा था कि अतीक का खेल अब पूरी तरह से खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि उसी समय दिल्ली से एक कॉल आया और उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद अतीक समझ गया कि क्राइम छोटा मोटा गेम है, बड़ा गेम है पॉलिटिक्स। इसके बाद वो 1989 में एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर इलाहाबाद वेस्टर्न असेंबली से इलेक्शन में खड़ा हुआ। बेटा, अगर हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्शन का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। और ये वो समय था जब राम जन्मभूमि की मूवमेंट अपनी चरम सीमा पर थी और उत्तर प्रदेश के कई मुस्लिम डरे हुए थे कि भविष्य में उनके साथ क्या होने वाला है। जब हमारा मजहबी नहीं रह जा रहा है, कोई चीज नहीं, तो हमारा क्या है। और अतीक अहमद इसी डर को यूज किया और इलेक्शन जीत गया, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 5 बार लगातार वो इलेक्शन जीतता रहा। पॉलिटिशियन बनने के बाद उसकी क्राइम की दुकान बंद नहीं हुई बल्कि लगातार बढ़ती रही। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज तक उनके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे सीरियस केसेस भी हैं। सन 1995 में अतीक अहमद को हर घर का बच्चा पहचानने लगा जब उन्होंने अपने साथियों के साथ मायावती के स्टेज पर अटैक किया था। लखनऊ के गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ मौजूद थी। समाजवादी पार्टी के समर्थकों ने गुंडागर्दी की, मारपीट की, मायावती के साथ शर्मनाक बदसलूकी की गई। अब अतीक अहमद एक बाहुबली नेता बन चुका था और इसी वजह से 1996 में समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया, जिस वजह से अतीक का पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और इसी वजह से वो बिना डरे अपने काले कारनामे को आजादी से अंजाम देना शुरू कर दिया था। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो प्रत्येक बसों पे अगर अतीक अहमद नहीं लिखा होता था तो बसें चलती नहीं थी, इतना खौफ था। क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का हाथ अब उसके ऊपर आ चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे गुंडों को अपनी पार्टी में शामिल क्यों करती है जो अपनी पावर का इस्तेमाल देश की कानून व्यवस्था का मजाक उड़ाने में करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको
आपको बता दें कि सरकारें ऐसे गुंडों को अपने फायदे के लिए तैयार करती है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत के आजाद होने के बाद कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और बहुत बार कांग्रेस को क्रिमिनल्स की जरूरत पड़ी पोल बूथ कैप्चर करने के लिए या फिर काम करवाने के लिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे क्रिमिनल्स के पास ऐसे आदमियों की कोई भी कमी नहीं होती थी जो उनके इशारों पर कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। यानी उस समय के सभी गैंगस्टर्स कांग्रेस के लिए काम किया करते थे और ये सभी क्रिमिनल्स कांग्रेस को ऐसे आदमी दिया करते थे जो कांग्रेस के इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहते थे और रिटर्न में कांग्रेस पार्टी इन क्रिमिनल्स को प्रोटेक्शन देती थी कि हम आपके कार्यों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन 1980 के बाद भारत में कई सारी पार्टियों का पावर बढ़ना स्टार्ट हो गया, जिसके बाद कांग्रेस कमजोर होनी शुरू हो गई। तब क्रिमिनल्स को लगा कि कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा कांग्रेस की ही सरकार रहे और अगर कांग्रेस की सरकार नहीं रही तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। और इसी वजह से क्रिमिनल्स ने भी ये डिसाइड किया कि वो भी पॉलिटिक्स में खुद एंटर कर जाएंगे ताकि उन्हें किसी और पर आश्रित ही न रहना पड़े। और ये बाहुबली नेता जिस पार्टी में शामिल होते हैं उन पार्टियों को उनसे खूब फायदा होता है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक क्लीन कैंडिडेट की अपेक्षा क्रिमिनल कैंडिडेट के पास जीतने की क्षमता और चांसेस करीब 3 गुना ज्यादा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे कैंडिडेट्स के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती और चुनाव प्रचार करने के लिए हजारों की संख्या में ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो कहीं पर भी भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे पार्टी को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। कानपुर की सड़कों पर यह समाजवादी डॉन का काफिला है। दनादन कारें गुजर रही हैं, देखते जाइए और गिनते जाइए। लेकिन दोस्तों अतीक अहमद के बुरे दिन तब शुरू हुए जब उसने साल 2004 में लोकसभा के इलेक्शन लड़े और जीत भी गए। लेकिन लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद उनकी एमएलए सीट खाली हो गई, जिसके बाद उनके भाई अशरफ ने उनकी जगह चुनाव लड़ा, पर वो लोकल डॉन राजू पाल से चुनाव हार गए। इस सीट पर इलेक्शन हुआ था अक्टूबर साल 2004 में, लेकिन इलेक्शन के मात्र 1 महीने बाद अतीक के आदमियों ने राजू पर फायर किया, पर वो बच गया। दिसंबर 2004 में एक और बार फायरिंग की गई, पर फिर राजू बच गया। लेकिन इसके 1 महीने बाद जनवरी 2005 में अतीक के आदमियों ने एक बार और हमला किया और इस बार राजू मारा गया। अब इस घटना के बाद अतीक अहमद के पॉलिटिकल करियर का डाउनफॉल शुरू हो गया और उन्हें 3 साल तक राजू पाल मर्डर केस में जेल में रखा गया। लेकिन इसके बावजूद वो अपना पूरा क्रिमिनल एम्पायर जेल से ही ऑपरेट किया करते थे। इसका अंदाजा आपको इस इंसिडेंट को देखने के बाद लग जाएगा। दरअसल दोस्तों साल 2017 में उन्होंने मोहित जायसवाल नाम के एक बिजनेसमैन को किडनैप किया और किडनैप करने के बाद उसे जेल में ही बुलाकर पेपर्स उससे साइन करवाए। अब आप समझ सकते हैं कि हमारा सिस्टम इन क्रिमिनल्स के सामने कितना ज्यादा बेबस नजर आता है कि एक बेगुनाह को गुनाहगार आदमी जेल के अंदर बुलाता है और उसके साथ अपराध करता है और हमारा सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों अब हमारी यूपी पुलिस का कहना है कि अतीक अहमद का ISI और लश्कर तैयबा से कनेक्शन है और उन्होंने ये कन्फेस भी किया है। लेकिन ये दोनों इस मामले में कोई बड़ा खुलासा करते उससे पहले जब मेडिकल जांच के लिए अतीक अहमद को हॉस्पिटल लाया जा रहा था तब 3 लोगों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई और उन दोनों को मार दिया। अब अतीक अहमद की मौत से आप खुश हो, उससे पहले हम आपको बता दें कि अतीक अहमद की मौत भारत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित होने वाली है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अतीक अहमद कुछ ऐसे खुलासे करने वाला था जिससे भारत में प्रतिष्ठित पदों पर बैठे कुछ ऐसे लोगों की भी पोल खुल सकती है, जिससे भारत को बहुत ही ज्यादा खतरा हो सकता है। लेकिन दोस्तों अतीक अहमद कुछ कह पाता उससे पहले उसे मरवा दिया गया। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अतीक अहमद को मारने के लिए जिस वेपन्स का इस्तेमाल किया गया वो कोई देसी कट्टा नहीं था, बल्कि वो टर्की में बने इंपोर्टेड वेपन्स थे जो अक्सर पाकिस्तान में मिलते हैं। और दोस्तों ऐसे हथियार इन तीनों क्रिमिनल्स के हाथ आए कैसे और उन्होंने काम को अंजाम देने के बाद आखिर भागने की कोशिश क्यों नहीं करी, इन बातों पर सभी को गौर करना चाहिए। क्योंकि अतीक अहमद बहुत जल्द कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला था जिससे बहुतों की पैंट गीली हो सकती थी, लेकिन उससे पहले ही उसे मार दिया गया। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम बस यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारी सरकारें ऐसे लोगों को पनाह देना बंद कर दे तो ऐसे लोग पैदा होना अपने आप ही बंद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हमारी सरकारें अपने फायदे के लिए ऐसे लोगों को पनाह देती है जिससे हमारे देश को बहुत ज्यादा नुकसान होता है।